दोस्तों जैसे कि हमने 2.1 ट्यूटोरियल में देखा है जिसमें हमने लोन अमोर्टाइजेशन चार्ट और मिसलेनियस कैलकुलेटर ये इन दोनों कैलकुलेटर्स के ऊपर हमने डिस्कस किया। अब 2.2 में हम एच.एन.आई रेशियो और ऑटो प्रीमियम पेमेंट ये इन दोनों कैलकुलेटर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब ये एच.एन.आई रेशियो ये हमें किस तरीके का सोल्यूशन दे रहा है या फिर ये कैलकुलेटर का फायदा क्या है। इस कैलकुलेटर पे क्लिक करने के पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली पूरे सॉफ्टवेयर में पूरे जो नॉर्मल जो हम फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, लाइफ इंश्योरेंस या बच्चों का फ्यूचर का प्लानिंग जो हम कर रहे हैं, इसमें कहीं पर भी हमने कस्टमर का इनकम पूछा नहीं है। ये एकमेव ऐसा टूल है जहां पर हम क्लाइंट का इनकम पूछ रहे हैं और इनकम के हिसाब से हम उसको एक स्टैंडर्ड एक थंब रूल के हिसाब से हम उसको बता रहे हैं कि अगर आपने ये रेशियो मेंटेन किया तो आपका फाइनेंस या आपका फ्यूचर में आपका प्रोविजन किस हिसाब से हो पाएगा। तो ये बेसिकली ये टूल है। इसका स्पेसिफिक केस टू केस किसी कस्टमर के पर्टिकुलर फाइनेंस के साथ कोई संबंध नहीं है। ये एक रैंडम कैलकुलेटर उसको एक ग्लिम्स देने के लिए, एक आइडिया देने के लिए कि आइडियल फाइनेंशियल प्लानिंग कैसा होना चाहिए। ये एक बेसिक जो थंब रूल काफी सारे फाइनेंशियल प्लानर्स यूज करते हैं, इसी के लिए हमने बनाया है एच.एन.आई रेशियो। दोस्तों ये एच.एन.आई रेशियो का थंब रूल क्या है? इट इज अ थंब रूल ऑफ 30 30 30 एंड 10। मतलब क्या है कि मेरे हाथ में महीने के आखिर में या महीने की शुरुआत में जितना भी टैक्स काट के हाथ में जितना भी पैसा आता है, जितना मेरा इनकम है, उस इनकम के बेसिकली 4 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। सबसे पहला सेगमेंट होता है ईएमआई, यानी कि अगर आपने लोन लिया है तो उसका ईएमआई। बाद में मेरे इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स, फिर होते हैं खर्चे, और अगर जो एच.एन.आईज है उसमें काफी पैमाने पर पाया जाता है कि ये लोग प्योर इंश्योरेंस के ऊपर बिलीव करते हैं। सो टर्म प्लस म्यूचुअल फंड्स या फिर बड़े अमाउंट का क्रिटिकल इलनेस या फिर बड़ा अमाउंट का पर्सनल एक्सीडेंट या फिर मेडिकल इंश्योरेंस बड़े अमाउंट का, तो इंश्योरेंस का भी, प्योर इंश्योरेंस का भी इनका कंट्रीब्यूशन काफी पैमाने पर होता है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग में ये थंब रूल क्या कहता है कि आप 100 रुपए अगर कमाएंगे उसमें से 30% आपका मैक्सिमम ईएमआई में जाना चाहिए, 30% आपने सेविंग करना या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मैक्सिमम 30% आप खर्चा कर सकते हैं और 10% आपको इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूट करना है। अब ये काम करता कैसे है दोस्तों? बेसिकली आपको कहीं पर भी यहाँ वहाँ क्लिक करना नहीं है। जितने भी ये कॉलम्स है ना दोस्तों, सिर्फ ये कॉलम्स पे ही आपको देखना है। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे इनकम। तो जैसे कि मैं क्लाइंट को बोलता हूँ कि सर एक आइडियल आपका ये फाइनेंशियल प्लानिंग रेशियो के हिसाब से आपका ब्रेकअप कैसे होना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा सर। बट उसके पहले मैं आपको जानना चाहता हूँ सर, एक कैन यू गिव मी अ रफ आइडिया ऑन द पोस्ट टैक्स इनकम, टैक्स काट के आपके हाथ में कितना आता है। तो मान लीजिए क्योंकि हमने इसका नाम एच.एन.आई रेशियो रखा है, तो मान लीजिए कोई एच.एन.आई है और वो कहते हैं कि हर महीना मेरे हाथ में टैक्स वगैरह सब काट के आ जाते हैं करीबन 1,50,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल। ओके, और अब ये 1,50,000 रुपये जो इनका इनकम है, अब इसमें देखिए दोस्तों, आप ये देख पा रहे हैं कि आइडियल, तो ये 1,50,000 के 30% मतलब 45,000 रुपया आइडियली मैक्सिमम उनका ईएमआई जाना चाहिए। 45,000 का उन्होंने सेविंग करना चाहिए, 45,000 रुपये वो मैक्सिमम खर्चा कर सकते हैं और 15,000 रुपये पर मंथ उनका इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूशन उनका जाना चाहिए। यही अगर आप हम 1.5 लाख की जगह मंथली 2 लाख करेंगे, अब देखना सिमिलरली 30 30 30 और ये 10% का आइडियल हो गया। अब दोस्तों ये इनकम पूछने के बाद अब हम उनको पूछते हैं, सर अब मुझे बताइएगा कि आपका अभी फिलहाल ईएमआई कितना जा रहा है। तो कोई कहता है कि यार मेरा अभी होम लोन फिलहाल 40,000 रुपये का मेरा ईएमआई जा रहा है और हर महीने मेरा जो इन्वेस्टमेंट है या जो सेविंग है, करीब करीब महीने का मैं 35,000 का सेविंग कर रहा हूँ। मेरे जो महीने के जो खर्चे हैं, जिसमें रेगुलर घर के खर्चे, मेरी फॉरेन मतलब मैं ट्रिप्स के लिए जाता हूँ फैमिली के साथ या फिर फेस्टिवल्स वगैरह, तो लगभग हर महीने का 75,000 का खर्चा हो जाता है। और प्योर इंश्योरेंस के लिए जिसमें आता है आपका टर्म इंश्योरेंस, फिर पर्सनल एक्सीडेंट, क्रिटिकल इलनेस, मेडिक्लेम, कार इंश्योरेंस, जो प्योर इंश्योरेंस है, इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है या रिटर्न नहीं है, ऐसे का कंट्रीब्यूशन अगर हम उनसे लेते हैं और अगर उन्होंने कहा कि महीने का करीब करीब 15,000 रुपये मेरा जा रहा है। अब ये देखना दोस्तों, उनका इनकम है 2 लाख रुपया और 1,65,000 रुपए का उन्होंने अभी तक अपने को ब्रेकअप दिया है, यानी कि उनका लीकेज
है लगभग 35,000 का। मतलब 2 लाख का इनकम है, मगर उसके सामने वो हमें हिसाब दे पाए हैं लगभग सिर्फ 1,65,000। तो 35,000 इनका कहाँ पे जा रहा है ये खुद नहीं बता पा रहे हैं। और ये हम सबके साथ बहुत बार होता है कि हम इनकम आने के बाद पहला खर्चा करते हैं, फिर जो बचा वो सेविंग करते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानर्स यूजुअली ये रेकमेंड करेंगे आपको हमेशा कि आपके हाथ में जितना पैसा आ रहा है, आप सबसे पहले जितना सेविंग करना है उतना कर लीजिएगा। इंश्योरेंस के लिए जितना कंट्रीब्यूशन देना है उतना बाजू में रख दीजिएगा। ईएमआई का कंट्रीब्यूशन दे दीजिएगा। उसके बाद में जो आपके हाथ में बचा, दैट शुड बी योर अलाउंस फॉर एक्सपेंसेस। अब दोस्तों, यही परिस्थिति में हम क्लाइंट को कह सकते हैं कि सर 35,000 का आप हिसाब तो फिलहाल नहीं दे पा रहे हो, एक काम करेंगे, अगले 2-3 महीने के लिए भले बैंक में आप आरडी लगाइए, या अगर कोई म्यूचुअल फंड का काम कर रहा है तो आप म्यूचुअल फंड में, लिक्विड फंड में लगा दीजिए, बट अगले 3-4 महीने के लिए कंसिस्टेंटली हम 35,000 रुपया हर महीना बाजू में निकालते जाएंगे। अगर अगले 3 से 4 महीने में अगर आप ठीक से अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं आपके खर्चे वगैरह सब कुछ, दैट मीन्स you can easily afford additional saving of 35,000. तो this gives an added advantage कि client को easily confidence आ जाता है कि मैं saving कर पाऊंगा। बहुत बार हम जब कस्टमर को पॉलिसीज या इन्वेस्टमेंट्स बेचते हैं तो उसे लगता है कि मैं कमिट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं लॉन्ग टर्म तक भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा। बट दोस्तों, यही 2-3 महीने का कॉन्फिडेंस उसे देगा, और ये 35,000 फिर उसके बाद 3 महीने के बाद हम उसे लॉन्ग टर्म से उस पे कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई लाइफ इंश्योरेंस के प्लान में या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट्स में। अब ये तो हो गया एडवांटेज नंबर 1। व्हाट इज द सेकंड एडवांटेज दोस्तों? अगर वो कहता है कि फिर आपका जो ये 30-30-30-10 जो ये फॉर्मूला है, ये अगर मैं करूंगा तो फिर मुझे फायदा क्या है? तो दोस्तों, ये देखना नीचे कि हम उनको ये कह रहे हैं कि सर 60,000 रुपए का अगर आपका ईएमआई है, लगभग 10 से 15 साल का अगर आपका टेन्योर रहेगा, तो उसमें आप 60 लाख का लोन मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद मान लीजिएगा कि आप यही जो मेरा जो अगला कॉलम है 60,000 के इन्वेस्टमेंट्स, मान लीजिए ये आप LIC में या कोई भी ऐसे फंड में जहां पर मान लीजिए 6% का रिटर्न आ रहा है, या 9% का आ रहा है, या मान लीजिए 12% का आ रहा है, जो आपको ठीक लगे, जो आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो। तो मान लीजिए मैं 6% लिख रहा हूँ, और मैं उनको पूछता हूँ सर आपको रिटायरमेंट के लिए कितने साल है? तो उन्होंने कहा मान लीजिए 17 साल के बाद मेरी रिटायरमेंट है, तो 17 साल लिख देता हूँ। अब देखना दोस्तों, यहाँ पर ये 2,15,00,000 रुपए आ जाएगा। ये क्या है पता है? आज से अगर आप 60,000 रुपया, मैं जो हिसाब से कह रहा हूँ उस हिसाब से अगर आप 60,000 रुपया अगर आप सेव करोगे 6% से अगले 17 साल तक, जो आज तक किया वो एडिशनल, मतलब वो एक्स्ट्रा है, बट आज के बाद ये 60,000 रुपया इफ यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, एग्जैक्टली 17 सालों बाद 6% रिटर्न से आपको इसका मैच्योरिटी आएगा 2,15,00,000 रुपए का। अच्छा, इसके पहले जो मैंने लोन बताया कि 60,000 तक आप लोन में डाल सकते हो, मान लीजिए ऑलरेडी किसी का 40,000 रुपए का लोन चल रहा है, ईएमआई चल रहा है, तो आप उनको ये भी गाइड कर सकते हो कि सर 20,000 रुपए के ईएमआई वाला और एक चाहिए तो छोटी मोटी प्रॉपर्टी आप देख लेना, अगर आप कोई ज्यादा ही प्रॉपर्टी सेवी है तो। मगर 1 मिनट के लिए मान के चलना, आप वो बोलते हैं कि नहीं अभी प्रॉपर्टी में मुझे करना नहीं है, तो आप ये भी गाइड कर सकते हो कि सर यहाँ पर मैंने तो आपको 60,000 रुपए कहा था, मगर आप भर रहे हो सिर्फ 40,000 रुपया, तो सर 20,000 रुपए से अगर आपको ईएमआई बढ़वाना नहीं है, तो यही 20,000 रुपया आपके रिटायरमेंट के सेविंग में अगर ऐड करना चाहेंगे, तो अगर वो कहता है यस, तो यहाँ पे देखना दोस्तों, ऐड और रिड्यूस मंथली सेविंग, तो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ 20,000। ये 20,000 कहाँ से लाया? यहाँ से लाया कि आइडियली 60,000 मैंने कहा था, बट उसका एक्चुअल है सिर्फ 40,000, तो 20,000 रुपए का जो उसको इंक्रीज लोन में करवाना नहीं है, वो हम इन्वेस्टमेंट में अगर इंक्रीज करते हैं। अब देखना दोस्तों, ये देखना, ये 20,000 रुपए ऐड करने के बाद अब इनका कॉर्पस बन गया 2,87,00,000 का। ये देखना, इसके पहले जो जब नहीं था, अब देखो ये पहले था 2,15,00,000 का। अब जब मैं ऐड कर रहा हूं यहाँ पर 20,000, और एक बार आपको रिपीट करूं, अगले नेक्स्ट कॉलम पे जाने के लिए या फॉर्मूला एग्जीक्यूट करने के लिए आपको टैब का बटन दबाना है। आपके कीबोर्ड पे क्यू का जो अल्फाबेट है, क्यू, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो टैब का बटन है वो दबाना है। जैसे मैं दबाऊंगा, ये देखिएगा 2,87,00,000 का रिटायरमेंट कॉर्पस बन गया। अच्छा, उसके बाद जो खर्चे हैं
मैंने आपको कहा है कि 60,000 सर आपको मैक्सिमम खर्चा करना है जो आप एग्जिस्टिंग 75,000 कर रहे हो, तो सर यू हैव टू रिड्यूस दैट बाय 15,000। और इंश्योरेंस का जो है, अगर आपने मेरी कहीं मैंने जो आपको कह रहा हूँ वो अगर आपने सुना, तो सर यही 20,000 रुपए में हम आपको 5 से 10 लाख का मिनिमम मेडिक्लेम दे पाएंगे, 20,000 रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट दे पाएंगे पर मंथ इनकम लॉस कॉम्पेंसेशन, और 1 करोड़ रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट का डेथ कवर दे पाएंगे, जिसमें हम पार्शियल डिसेबिलिटी भी कवर कर पाते हैं। डबल एक्सीडेंट बेनिफिट में पार्शियल डिसेबिलिटी इज नॉट कवर्ड। अब दोस्तों ये 3 जो जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स है, वो जाने के बाद एक काफी बड़ी रकम हमारे हाथ में बच जाती है। तो लगभग 30 to 35,000 रुपीज पर करोड़ का सम इंश्योर्ड अगर हम देखेंगे, उसके हिसाब से आप इनको महीने के 20,000 रुपए मतलब साल के हो गए 2,40,000, उसमें से 5 लाख का या 10 लाख का मेडिक्लेम माइनस करना, 1 करोड़ की पर्सनल एक्सीडेंट विद इनकम लॉस वो आप माइनस करना, उसके बाद जो दोस्तों आपके हाथ में प्रीमियम बचेगा उसमें आप आराम से इनको 5 से 5.25 करोड़ का इंश्योरेंस इनको दे पाओगे। अब 5 करोड़ सच में जरूरत है या नहीं है? ऑफ कोर्स इट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर डेथ हुई और 5 करोड़ रुपया नॉमिनी के हाथ में चला गया, तो ये 5 करोड़ रुपया 6% से अगर हाथ में आया पैसा, सो दैट विल बिकम 30 lakhs, और 30 लाख के ऊपर आपको टैक्स कट करके जब हाथ में पैसा आएगा, तो लगभग 21 lakhs के करीब आपके हाथ में पैसा आने वाला है, जो आज आप 24 लाख रुपए घर पे दे रहे हो पोस्ट टैक्स 2 लाख पर मंथ के हिसाब से। तो आप रहो या न रहो, ये 5-5.25 लाख रुपया ये लगभग महीने के 2 लाख रुपए आपके घर पे लाके दे देंगे। तो दैट इज द रीजन यू रिक्वायर मिनिमम 5.25 करोड़ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जो इजीली इससे मैनेज हो पाएगा। तो दोस्तों ये एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है फाइनेंशियल प्लानिंग रेशियो की, जो आपको यहाँ पर काम आ सकती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट चौथा वाला कॉलम है, जो ये ट्यूटोरियल का दूसरा भाग है, ऑटो प्रीमियम पेमेंट सिस्टम। अब दोस्तों ऑटो प्रीमियम पेमेंट सिस्टम का फायदा क्या है कि जहां पर मान लीजिए बहुत बार हमें कस्टमर कहते हैं कि यार मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना है नहीं, आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसी मान लीजिए 18 सालों की है और ईयरली प्रीमियम है मान लीजिए 2 लाख रुपया, मतलब मुझे 36 लाख रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम पे 36 लाख रुपया मुझे हर साल भरना है 2-2 लाख के हिसाब से। अब मुझे 18 साल की कमिटमेंट नहीं चाहिए, मुझे ये पैसा सिंगल प्रीमियम या फिर लिमिटेड इन्वेस्टमेंट टर्म, मतलब 3 साल 4 साल में प्रीमियम भर के मुझे झंझट खत्म करनी है। फिर आप जानो और मेरा प्लान जाने, मुझे मैच्योरिटी भले 18 साल के बाद मिलेगी तो भी चलेगा, बट मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं चाहिए। ऐसे परिस्थिति में दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ इतना ही डिटेल यहाँ पे ऐड करना है, ग्रोथ रेट एट विच योर फंड विल ग्रो। मतलब ये कैलकुलेटर दोस्तों आपको ये कह रहा है कि ठीक है, आपको अगर सिंगल प्लान इन्वेस्ट करना है सिंगल में या फिर लिमिटेड टर्म में इन्वेस्ट करना है, तो हम आपको इसका सोल्यूशन देंगे। और कैसे? तो हम आपको एक ऐसा फंड या आपकी फिक्स डिपॉजिट हम आपको रेकमेंड करेंगे, जो आपको एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी हर साल, और वो फिक्स डिपॉजिट से फिर बाद में हम धीरे धीरे आपका प्रीमियम एडजस्ट करते जाएंगे। अगर हम LIC की बात करें, तो LIC म्यूचुअल फंड में ऑटो प्रीमियम पेमेंट सिस्टम की भी फैसिलिटी दी गई है। उसके अपडेट्स जो है या फिर कंटिन्यूएशन के बारे में हमें ब्रांच से पता चल पाएगा। जो लोग फिक्स डिपॉजिट्स का काम कर रहे हैं वो उनको FD सजेस्ट कर सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स का काम कर रहे हैं वो उनको लिक्विड फंड या डेट फंड सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर कोई कुछ भी नहीं कर रहा है तो हम उनको नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट भी जो उनके बैंक में जाकर वो खोल सकते हैं, तो वो भी हम सजेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका फायदा ये है कि सिंगल प्रीमियम के सामने रेगुलर प्रीमियम में एज अ एडवाइजर हमें भी उसका एडवांटेज आता है। और जब हम सिंगल प्रीमियम की बात करते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी को सिंगल प्रीमियम देने के बाद मान लीजिए दूसरे ही दिन डेथ हो गई, 1 करोड़ की पॉलिसी और मैंने 20 लाख रुपए का सिंगल प्रीमियम भर दिया और दूसरे दिन डेथ हो गई, तो 1 करोड़ मेरे नॉमिनी को मिल जाएगा। पर दोस्तों 1 करोड़ मिलने के लिए मैंने पिछले जब पॉलिसी ली थी तब मैंने तो 20 लाख रुपए दिए थे। तो मान लीजिए दूसरे ही दिन डेथ हो जाती है, दूसरे महीने में डेथ हो जाती है, तो 1 महीने पहले तो मैंने 20 लाख दिया, उसके सामने आपने मुझे 1 करोड़ दे दिए, तो मेरे फैमिली को सिर्फ 80 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। वेरिन अगर यही चीज अगर हम उन्हें कहे कि सर यही जो अमाउंट है
आप मान लीजिए 6% से, ये देखना दोस्तों यहाँ पर मैं 6% लिख रहा हूँ, आप 6% से बैंक एफडी में डालिए, अगर डालना चाहते हैं तो आप डालिएगा, जिसमें आपको 22,95,000 रुपया आपको सिंगल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। अब ये कैसे काम करेगा दोस्तों, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जाके पेस्ट करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, या फिर आप टाइप भी कर सकते हो 22,95,452। जैसे ही मैं टैप का बटन दबाऊंगा, अब ये देखना दोस्तों, साल है 2021, 22,95,000 मैंने ले लिए। उसमें से पहला चेक LIC के नाम पे या आपके इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे हमने लिया है, बाकी बचा पैसा फंड के नाम पे ले लिया या एफडी में डाल दिए, और हर साल उनकी एफडी उनको 6% का ब्याज हम अज्यूम कर रहे देते जाएगी। इसको आप चाहिए तो मॉडिफाई भी कर सकते हो, 4%, 3%, जो आप चाहो वो, और उसके हिसाब से दोस्तों अगले 18 साल तक इनका ये फंड आराम से इनका प्रीमियम भरते जाएगा। अब इसका फायदा क्या है, मान लीजिए 22,95,000 में से 2 लाख रुपए हमने उनका प्रीमियम 1 साल का भर दिया, और जैसे इसके पहले मैंने उदाहरण दिया था कि अगर उनकी डेथ हो जाती है अगले महीने, तो 1 करोड़ रुपया, क्योंकि ये रेगुलर प्रीमियम की पॉलिसी है, तो 1 करोड़ रुपया तो इंश्योरेंस से उनको मिल जाएगा, और प्लस ये 20 लाख रुपए जो उनके ही नाम पे फिक्स डिपॉजिट थी नॉमिनी को, ये भी 20,95,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो यहाँ पर उनका ज्यादा एडवांटेज है दोस्तों। अच्छा, अगर किसी को सिंगल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करना है, तो लिमिटेड मतलब मुझे कुछ 3 साल, 4 साल या 5 साल में प्रीमियम भर के खत्म करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए सवाल पूछा है कि हाउ मेनी ईयर्स, तो मैं सिर्फ 5 साल यहाँ पे टाइप करके टैप का बटन दबाता हूँ। अब देखना दोस्तों, ये आएगा 5,14,000, मतलब अगले 5 सालों तक हम 5,14,000 रुपए का कस्टमर से पेमेंट लेंगे। उसमें से 2-2 लाख रुपए का जो प्रीमियम है वो इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे रहेगा, बाकी बची जो अमाउंट है ये उनके फंड में चला जाएगा या फिक्स डिपॉजिट में चला जाएगा, और 6वें साल से इनका जो फंड है इसमें से हम 2-2 लाख रुपए विड्रॉ करते जाएंगे, और आखिर में इनका जो प्रीमियम है ये इसमें से मैनेज हो जाएगा। अब दोस्तों इसकी प्रॉफिट क्या है, ये सब चीज करके उनको फायदा क्या हुआ, तो यहाँ पर दोस्तों आपको राइट साइड में यहाँ पे दिखेगा कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस कंपनी को तो 36 लाख रुपए मिल गया, कैसे, 18 साल इंटू 2-2 लाख रुपया, बट उसके लिए आपने जेब से कितना भरा है, आपने सिर्फ 5,14,000 रुपया अगले 5 साल भर के आपने आपके जेब से सिर्फ 25,70,000 रुपया भरा है। दैट मीन्स क्योंकि आपने एडवांस में प्रीमियम भरा या उसका प्रोविजन करके रखा, आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिला हुआ है, और इन्वेस्टमेंट पे ही आपने 10,30,000 रुपए बचा लिए। अब ये प्लान की जो मैच्योरिटी आएगी वो आप सिंगल भरो या ईयरली भरो या रेगुलर प्रीमियम भरो, मैच्योरिटी तो सेम है, बट इन्वेस्ट करते समय क्योंकि मैं रेगुलर प्रीमियम के जगह मैं लिमिटेड प्रीमियम या सिंगल में जा रहा हूं, तो मेरी ये स्ट्रैटेजी में फायदा क्या है, तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा दोस्तों। इसका फायदा हम सभी को, हमारे कस्टमर्स को लिमिटेड इन्वेस्टमेंट अगर देना है तो कस्टमर को भी इसमें फायदा है और हमें भी इसमें जरूर फायदा मिलेगा। यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर काफी सारे जो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट है जो हमारे पास, हम आपकी कंपनी के पास नहीं रहेंगे, बट कॉम्पिटिटर कोई लिमिटेड प्रीमियम या सिंगल प्रीमियम लेकर आ रहा है, तो उसको आप इजीली ये ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ हमारे सेकेंड ट्यूटोरियल के दोनों भाग जो है ये कवर हो चुके हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, और आपके एजेंट भाई या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर्स को ये चीज़ रेकमेंड करिएगा। थैंक्स अ लॉट।